स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृति की प्रकृति और विशेषताएं टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम जो है इसकी अन्य दो विशेषताएं, जिसमें से पहली हम पढ़ेंगे कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये पढ़ेंगे। और दूसरी विशेषता में हम लेंगे कि संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण होता है। कैसे होता है वो अभी हम आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि संस्कृति जो है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कल्चर सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स। कैसे करती है देख लेते हैं। मानव समाज में संस्कृति के कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। वह मानव की प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक, ये दो जो मुख्य आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है सोर्स का काम करती है। किसी संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व या फिर जो प्रतिमान है उसकी कंटिन्यूटी इस बात पर डिपेंड होती है कि उसमें शारीरिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता है या नहीं है। जैसे व्यक्तिगत आदत तभी तक बनती है जब तक उससे व्यक्ति को कुछ सही या कुछ अच्छा परिणाम मिलता है, या उससे कोई प्रेरणा मिल रही है, या उससे कोई पूर्ति मिल रही है, या जैसे पूर्ति से मतलब है कि उस आदत से उस इंसान को कोई तृप्ति मिल रही है, जब तक कि वो आदत जो है उस इंसान के अंदर होती है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से संस्कृति की सामूहिक आदतों में भी समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो संपूर्ण संस्कृति तक की समाप्ति संभव है यदि वो जो है समाज की कंटिन्यूटी को बनाने में असफल रहे, उसमें समर्थ ना रहे। अगर वह अपने समाज के लोगों की महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगी। वास्तव में क्या होता है, संस्कृति के अंतर्गत अनेक भाग और उपभाग होते हैं जो कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में संगठित होते हैं। अगर इनमें से प्रत्येक भाग का एक विशिष्ट स्वरूप होता है, ये हमें पता है। जैसे अगर हम कहें कि एक नाव या एक बर्तन, एक मूर्ति को ले लें, या फिर कोई प्रथा ले लें, उन सब का क्या होता है, एक रूप होता है। जाहिर सी बात है, यानी कि संस्कृति के प्रत्येक तत्व का कोई न कोई रूप होता है। तो इनमें से प्रत्येक का जो है संपूर्ण जीवन विधि में या सामाजिक जीवन में कोई न कोई कार्य अवश्य होता है। जब हमने संस्कृति क्या है, संस्कृति की परिभाषा हमने पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में, तब उसमें हमने बात की थी। तो इनमें से क्या होता है कि प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व का कोई न कोई कार्य अवश्य होता है, वो बिना फालतू के नहीं बनते। तो इन सभी भागों का, इन उपभागों में जो पारस्परिक संबंध है या जो आपस में प्रभाव होता है, उसके संपूर्ण योग से ही क्या होता है, संस्कृति का एक ढांचा बनता है। और प्रत्येक भाग की संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में जो योगदान होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसे उस भाग का क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। उसे उस भाग का फंक्शन बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, जो कि उसके रूप से अलग होता है। यानी कि जिस तरह से वो दिख रहा है और जो वो कार्य कर रहा है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। जिस तरह से एक नाव, उसका स्वरूप नाप और चित्र द्वारा हम बता सकते हैं, और उसे कुछ कार्यों को भी वो करती है। नाव जैसे पानी में चलती है, पानी में किसी को बिठाकर इस कोने से उस कोने, यानी कि कहे तो यातायात के एक सोर्स के रूप में या मछली पकड़ने के रूप में, ये सब जो है नाव के काम होते हैं। तो उसी तरह से बाहरी तौर पर एक संस्कृति की एक प्रथा विशेष हमारे लिए अर्थहीन और अनोखी प्रतीत हो सकती है, लेकिन यदि संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे के संदर्भ में उस प्रथा के कार्यों की हम बात करें, तो वो प्रथा, उसका कोई न कोई वैज्ञानिक अर्थ अवश्य निकलता है, चाहे वो हमारे काम की है या नहीं है। फिर वो एक अनोखी प्रथा नहीं रहकर क्या होगी, सामाजिक तौर पर एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाली एक प्रथा बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से संस्कृति के अंतर्गत प्रत्येक इकाई का क्या होता है, एक विशिष्ट महत्व होता है, जिसका कि एक विशिष्ट कार्य होता है, जो संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिरता या उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने में सहायक होती है। इनमें से अगर एक भी नहीं रहे, इनमें से प्रत्येक के बिना जो है संपूर्ण का अस्तित्व क्या है, असंभव है। जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने जो है हमारे बॉडी का एक एग्जाम्पल लेकर इस बारे में हमने बात की थी। तो अगर प्रत्येक
इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो संपूर्ण की जो है संपूर्ण की जो व्यवस्था है उसके बारे में विचार करना बिल्कुल असंभवता है। और संपूर्ण यानी कि पूरा जो सामाजिक व्यवस्था है वो क्या है, अर्थहीन सी रहेगी। जैसे कि अगर बॉडी की बात करूं तो बॉडी के प्रत्येक जो पार्ट है उसका संपूर्ण हमारे हमको जीवित रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर उनमें से एक भी गायब हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी बॉडी है उस पर उसका इफेक्ट होता है और हमें जीवन चलाने में जो है कठिनाई महसूस होती है और कई बार तो यहाँ तक कि हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो उसी तरह से प्रत्येक प्रथा या प्रत्येक संस्था का संपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी जीवन विधि को कायम रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरी विशेषता हम ले लेते हैं कि संस्कृति में जो है अनुकूलन करने का गुण होता है। कल्चर हैज़ एडेप्टिव क्वालिटी। संस्कृति की ये जो विशेषता है, इस विशेषता या गुण के हम दो विशिष्ट पहलू मान लेते हैं। पहला तो क्या कि संस्कृति जड़ और स्थिर नहीं होती है, ठीक है। गतिशीलता जो है इसकी एक बड़ी विशेषता होती है। दूसरा हम ये ले लेते हैं कि इस गतिशीलता या समय समय पर जो संस्कृति में परिवर्तन हो रहे हैं उनके कारण जो इसका जो अनुकूलन है वो बाहरी शक्तियों से होता रहता है। इस तरह से अनुकूलन में संस्कृति का भौगोलिक पर्यावरण से अनुकूलन जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे एक जंगल में रहने वाला समुदाय अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था का अनुकूलन कैसे करता है, वो उसकी व्यवस्था का अनुकूलन जो है जंगल की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार वो करता है। अगर एक टुंड्रा आदिवासियों की अगर बात करें तो ये निवासी कहाँ पर निवास करते हैं, ये करते हैं बर्फीले वातावरण में। तो इनका जो सांस्कृतिक व्यवस्था रहेगी वो किसके प्रति अनुकूलित रहेगी, वो वहाँ का जो बर्फीला पर्यावरण है उसके प्रति अनुकूलित रहेगी। लेकिन इसका ये अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है कि भौगोलिक पर्यावरण जो है संस्कृति को निश्चित करता है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि भौगोलिक पर्यावरण जो है सांस्कृतिक विकास की कुछ सीमाओं को तय करता है, जिसे आगे एक निश्चित सांस्कृतिक स्तर के लोग नहीं पहुंच सकते। बर्फ के ढके हुए टुंड्रा प्रदेश के अत्यधिक जो है विपरीत पर्यावरण में अमेरिका जैसी संस्कृति का विकास संभव नहीं है। वहाँ की संस्कृति उस भौगोलिक वातावरण के अनुकूल ही विकसित होगी। भौगोलिक पर्यावरण उन कच्चे मालों को प्रदान करता है जिनसे संस्कृति के निर्माण कार्य में सहायता मिलती है, ठीक है। तो उस कच्चे माल से संस्कृति की झोपड़ी बनेगी या महल, इसे तो मनुष्य को ही बनाना है, क्योंकि मनुष्य ही जो है संस्कृति को बनाता है, वही उसका विकास करता है। मानव भौगोलिक पर्यावरण के हाथ में कठपुतली की तरह नहीं है, वह जैसे भी चाहे उसे बदल सकता है, वो अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है मनुष्य। वो उसका एक मोहरे की तरह नहीं है। जो जो मानव की संस्कृति का विकास होता है तो भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव जो है उस पर कम हो जाता है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि संस्कृति क्या है, परिवर्तनशील है, या संस्कृति जो है गतिशील है। प्रत्येक संस्कृति का मुख्य उद्देश्य और उसका कार्य मानव की शारीरिक, उसकी मानसिक, उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अतः इन आवश्यकताओं के अनुसार संस्कृति का स्वरूप भी क्या है, प्रभावित होता है। और इनमें होने वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ साथ संस्कृति का जो ढांचा है, उसका जो स्वरूप है, उसमें भी परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। और हर युग की अलग अलग मांग होती है। जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स के टाइम उनका पहनावा, खाना पीना और था, और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जंक फूड्स जो है हम पर हावी है, तो हमारा खान पान कहीं ना कहीं अलग है उनसे। हमारा पहनावा देखिए आप कितना पहले से बदल चुका है। तो यानी कि ये इस युग की मांग है, हम इस युग की जो है होड़ कर रहे हैं, उसके साथ में चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो समय परिवर्तन के साथ साथ जो है नई नई आवश्यकताएं पनपती है और अनेक जो है पुरानी आवश्यकताएं खत्म हो जाती है। तो इन दोनों अवस्थाओं के साथ ही अपना अनुकूलन कर सकने का गुण क्या होता है, संस्कृति में अवश्य रूप से होता है। अनेक मानवीय आवश्यकताओं तथा पर्यावरण से संबंधित ऐतिहासिक परिस्थितियों या घटनाओं के कारण संस्कृति के ढांचे में बदलाव होता रहता है, लेकिन संस्कृति के संपूर्ण ढांचे में एकाएक परिवर्तन होना संभव नहीं है।
वास्तव में संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों या इकाइयों में अलग अलग समय में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साथ जो है संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में बिल्कुल बदलाव आ गया, मतलब एक अवस्था से वो एकदम पलट के लगता है कि ये कोई अन्य सामाजिक व्यवस्था है। ऐसा संभव नहीं है। भले इसके अंगों में समय के साथ परिवर्तन होता है, अलग अलग अंगों में समय समय के साथ होता है। अपनी कई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य संस्कृति या फिर इसकी विभिन्न इकाइयों को काम में भी लेता है। इसलिए मनुष्य जब इन अंगों में परिवर्तन हो रहा है तो मनुष्य का जीवन भी इन परिवर्तनशील अंगों के साथ साथ अनुकूलन उसको करना पड़ता है और वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तित होता है। इससे बिल्कुल क्लियर है कि संस्कृति के अपने आप के ढांचे में परिवर्तन कर सकने के गुण ने सभी पशुओं में मनुष्य को सबसे अधिक अनुकूलनशील या एडेप्टिव प्राणी जो है बना दिया है।